दिल्ली से शुरू हुआ एक आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। इसकी शुरुआत कहां से हुई और यह कैसे खत्म होगा, यह समय बताएगा। लेकिन इस पूरे आंदोलन में यदि बात करें विपक्ष के नेताओं की, तो थोड़ी इस पर सवाल उठने लगते हैं। और सवाल उठे भी क्यों ना, क्योंकि जब तक यह आंदोलन सोशल मीडिया तक सीमित था, तब तक बड़े नेता इससे दूरी बनाए हुए थे। लेकिन जैसे ही इसमें लोगों की संख्या बढ़ने लगी, एकाएक देखते हैं ना सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग हरकत में आने लगे, बल्कि विपक्ष ने भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां तलाशना शुरू कर दी। यहां हम बात करेंगे राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। सोशल मीडिया पर जब तक यह आंदोलन जारी रहा, जब तक उनका किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, क्या इसे यह माने कि वह कांकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे, या वह चाह रहे थे कि यह आंदोलन उतना ना बढ़े, या फिर राहुल गांधी का प्लान था कि कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस की एंट्री इसमें होती है तो ऐसा ना हो कि ये आंदोलन जन आंदोलन की जगह एक राजनीतिक आंदोलन बनकर रह जाए। जानेंगे पूरी इस कहानी को और पूरे मामले को। उससे पहले भानु ठाकुर का आपको नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह अभी खुश हैं उसी तरह हमेशा खुश रहें। अब हम बारी बारी से इस पूरे आंदोलन को आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए, इस वीडियो में बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। आंदोलन की शुरुआत हम मई से मान रहे हैं, लेकिन जो ये पूरा घटनाक्रम है, इसको यदि बारी बारी से हम देखेंगे तो पता लगेगा कि इसकी शुरुआत अभी नहीं बल्कि साल 2011 से, जब अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरे देश को एक करते हुए लड़ाई शुरू की थी, वहां से होती है। अन्ना हजारे जब अपना आंदोलन कर रहे थे तो कई राजनीतिक पार्टियां उसमें सामने आ गई थी। यहां पर यदि बात करें तो सत्ता पक्ष में उस समय कांग्रेस हुआ करती थी और मनमोहन सिंह जो है वो देश के प्रधानमंत्री थे। इस आंदोलन को ऐसा नहीं माना जा रहा था कि कोई बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन जब इसके परिणाम आए तो कांग्रेस की सरकारें जहां पर थीं, जैसे दिल्ली और पंजाब, वहां कांग्रेस का सफाया हो गया। कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो सत्ता के विरोध में था वह लोगों में बढ़ रहा था, और आंदोलन को देखते हुए उसका नतीजा जब लोगों ने वोटिंग की तो वहां पर उसका असर देखने को मिला। यहां यदि बात करें तो जब जो कांकरोच जनता पार्टी के मेन फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, नीट की परीक्षाओं और जो प्रतिभागी परीक्षाएं हैं उनको लेकर अपना विरोध जता रहे थे और लोगों से सोशल मीडिया पर मांग कर रहे थे कि वह इस जो व्यवस्था है इसके खिलाफ आगे आए, सामने आए, और लोगों से अपील की जा रही थी कि वह सत्ता से सवाल करें। देखते ही देखते कुछ ही दिन में भारतीय जनता पार्टी कहें या फिर कांग्रेस कहें, दोनों से ही जो उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है वो बढ़ गई। इसका असर पार्टियों में नजर आने लगा। एकाएक देखते हैं कि कांकरोच जनता पार्टी ही नहीं बल्कि अभिजीत दीपके का भी तेजी से विरोध होने लगा। विरोध का कारण सीधा समझ में आता है कि जब कोई भी नया राजनीतिक पार्टी कहें या फिर इसमें यह कहा जाए कि कोई नई एंट्री होती है, तो जो पहले से बने हुए हैं उनको थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। यही कारण है कि लगातार अभिजीत दीपके का विरोध होने लगा। यह अपनी जगह था। नीट की परीक्षाओं की जहां तक हम बात करते हैं तो साल 2024 के जो आंकड़े हैं उसमें 22.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा देने के लिए आवेदन किए, लेकिन जो भारत में सीट हैं वह 1,07,000 हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 22 छात्रों पर एक छात्र का चयन होना था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे थे, और तैयारियों के साथ ही हर छात्र छात्राओं को यह उम्मीद थी कि उन्होंने जो परीक्षा दी है उसमें उनका बेहतर परिणाम आने वाला है। या कुछ लोगों ने यूं सोचा कि यह उनका पहला चांस है, हो सकता है अगले चांस में उन्हें मौका मिले। लेकिन पेपर लीक हो जाता है और कुछ छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। निश्चित रूप से इन आत्महत्याओं से पूरा देश थर्रा जाता है, और यहीं से कांकरोच जनता पार्टी अपना मेन उद्देश्य नीट की परीक्षाओं और प्रतिभागी जो परीक्षाएं होती हैं उनको बना लेता है। आंदोलन की घोषणा की जाती है। यहाँ पर नीट परीक्षाओं को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं
धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा मांगा जाता है। अभिजीत दीपके अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बैठ जाते हैं। जून माह में यह धरना शुरू होता है, लेकिन उस समय ये पूरा आंदोलन सोशल मीडिया पर सिमटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर यदि देखें तो जब सोनम वांगचुक की एंट्री होती है और वह अपना आमरण अनशन शुरू करते हैं तो कुछ लोग और उसमें जुड़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम इस आंदोलन की बात करें तो ये सोशल मीडिया तक सीमित रहता है। यहाँ पर ज्यादा जब समर्थन नहीं मिलता और 16 दिन उनके अनशन को बीत जाते हैं तो यहाँ पर घोषणा की जाती है कि 20 जुलाई को हम एक पैदल मार्च निकालेंगे जो जंतर मंतर से शुरू होकर संसद भवन तक पहुंचेगा। संसद भवन पहुंचने के बाद वहां हम अपनी बात रखेंगे और सांसदों से अपील करेंगे कि वह ये नीट की परीक्षाओं या फिर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफा को लेकर बहस करें। तो ये आंदोलन की घोषणा होती है। सरकार को थोड़ा यूं कहें कि डर कहें या फिर सरकार दिल्ली की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना नहीं चाह रही थी। यही कारण है कि 18 जुलाई को पुलिस एकाएक सुबह सुबह धरना स्थल पर पहुंचते हैं और कुछ सादी वर्दी में और कुछ वर्दीधारी सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाती हैं। कुछ समय तक तो यह भी पता नहीं लगता कि सोनम वांगचुक को कहां लेकर गए, लेकिन पता लगता है कि उनके स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा था उसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस बात की भी यहाँ पर बात होनी चाहिए कि ना तो जो कार्यकर्ता उनके साथ धरने पर बैठे थे उनके द्वारा और ना ही सोनम वांगचुक की जो पत्नी थी उनके द्वारा इस बात की हामी भरी गई थी कि उन्हें अस्पताल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और ले गए। यहां तक हम राहुल गांधी या फिर अन्य नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई अपनी तरफ से सोशल मीडिया या धरना स्थल पर पहुंचकर कोई बयान सामने आया। हाँ, इतना जरूर है कि एनएसयूआई जो कांग्रेस की छात्र यूनिट है उसके द्वारा नीट परीक्षाओं को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था। संसद भवन में भी एक बार घेराव किया जिसका नेतृत्व जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था। देश भर में ज्ञापन दिए गए, लेकिन देखें कि बड़े नेता बिल्कुल सामने नहीं आ रहे थे। दिग्विजय सिंह को छोड़ दें तो यहाँ जैसे ही जब सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर ले जाती है एकाएक सोशल मीडिया पर इस तरीके का हो जाता है कि पूरे देश में आग लग जाती है और देखते ही देखते दिल्ली का जंतर मंतर ना सिर्फ दिल्ली के छात्र छात्राओं से बल्कि उनके माता पिता और पूरे देश से जो चाहे कहीं से भी ट्रेन यदि आ रही थी दिल्ली में तो उसमें लगभग 25% तक जो उसके यात्री थे वो इस धरने में शामिल होने वाले लोग आ रहे थे। ये कैसे एकाएक व्यवस्थाओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ गया कि जंतर मंतर ही नहीं बल्कि दिल्ली की कई सड़कें युवाओं से भर गई और जो 20 जुलाई की सुबह थी उस दिन चारों तरफ यदि देखें तो दिल्ली ही नहीं बल्कि बाहरी लोगों से पूरी सड़कें भरी हुई थी। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन की रफ्तार थमती नहीं बल्कि और तेज हो जाती है। 20 जुलाई तक देश के अलग अलग राज्यों से हजारों युवा दिल्ली पहुंचने लगते हैं। इसी दौरान एक बड़ा सवाल उठता है, जब युवाओं का आंदोलन लगातार फैल रहा था तब देश का प्रमुख विपक्ष आखिर कहां था? क्या विपक्ष अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रहा था या फिर राजनीतिक लाभ हानि का आकलन करने में लगा हुआ था? उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस समर्थित सांसद उनके आवास पर मौजूद थे। इसके अगले दिन 21 जुलाई को राहुल गांधी जंतर मंतर न जाकर सीधे प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करते हैं और वहां धरने पर बैठ जाते हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहते हैं। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास करती है, लेकिन जब वे नहीं उठते तो उन्हें वहां से घसीटकर हटाया जाता है और पुलिस हिरासत में ले लेती है। यहीं से एक और सवाल उठता है, जब पिछले लगभग 20 दिनों से युवा लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तब राहुल गांधी और अन्य बड़े विपक्षी नेता कहां थे? क्या युवाओं की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी या फिर वे आंदोलन के मूल मंच से दूरी बनाए रखना चाहते थे? कुछ लोगों का यह मानना है कि वे
मंच पर जाकर अपनी राजनीतिक भूमिका सीमित नहीं करना चाहते थे। हालांकि यह केवल राजनीतिक विश्लेषण और सार्वजनिक चर्चा का विषय है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कांकरोच जनता पार्टी अभी स्थापित राजनीतिक दल नहीं है। उसका आंदोलन भी किसी बड़े केंद्रीय नेतृत्व के बिना आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर कांग्रेस जैसे अनुभवी राजनीतिक दल अपनी हर कदम के राजनीतिक प्रभाव का आकलन करके ही निर्णय लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक का एक वर्ग मानता है कि जैसे जैसे युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा, कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि यदि उसने इस मुद्दे पर सक्रियता नहीं दिखाई तो युवाओं के बीच उसकी राजनीतिक पकड़ और कमजोर हो सकती है। शायद यही वजह रही कि उसने जंतर मंतर की बजाय सीधे प्रधानमंत्री आवास के सामने विरोध दर्ज कराने का रास्ता चुना। राहुल गांधी के इस कदम पर भी सवाल उठे। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जुगलबंदी का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस पर इसी तरह आरोप लगाए। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका फैसला समय और तथ्य करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आंदोलन ने सत्ता और विपक्ष दोनों के सामने असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। इस आंदोलन ने देश भर के युवाओं को एक मंच पर लाने का काम किया है। साथ ही यह भी दिखाया कि युवाओं के मुद्दों को अब नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। लगातार 26 दिनों तक चले घटनाक्रम के बाद आखिरकार 23 जुलाई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सामने आकर युवाओं को संबोधित किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि युवाओं की चिंता और सरकार की गंभीरता से उन्हें ले रही है। संसद में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। अब देखना यह होगा कि आश्वासन केवल बयान बनकर रह जाते हैं या वास्तव में किसी बड़े बदलाव का रास्ता तैयार करते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और